नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, एक न्यूज आप लोग को देनी है, दरअसल वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली भी है आप लोग के बीच में कि आप लोग को लगता है कि दरअसल डिकोड एग्जाम पे सिर्फ और सिर्फ आरओ की चीजें चलती हैं। ऐसा नहीं है। अब ये जो करंट अफेयर्स आपको कराया जाता है, ये दरअसल आपका यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के साथ साथ में आपका यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस के लिए भी ये आपका करंट अफेयर्स जो है कराया जाता है। ध्यान रखिएगा, यहां पर थंबनेल में आप लोग देख पा रहे होंगे यूपीपीसीएस प्री प्लस मेंस, यानी कि इस करंट अफेयर्स के माध्यम से ना सिर्फ आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स को रेडी कर पाएंगे, चाहे वो आपका आरओ एआरओ का एग्जाम हो, चाहे वो आपका पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर अदर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी बैंकिंग हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, उन सभी एग्जाम के लिए जो है ये करंट अफेयर्स जो है आपका उपयोगी होगा। साथ ही साथ में जो आपका यूपीपीसीएस का मेंस का एग्जाम होता है उसके लिए भी ये करंट अफेयर्स आपका रिलेवेंट होगा, क्योंकि मैं आपको यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रश्न बताता रहता हूं। लास्ट में मैं आपको जो है एक प्रश्न आपके अभ्यास के लिए देता हूं कि आप मुख्य परीक्षा के लिए इस प्रश्न की तैयारी करते आइएगा। उसमें स्टैटिक पोर्शन भी देता हूं और जो करंट के मुद्दे होते हैं उन टॉपिक से भी आपको मैं प्रश्न बना करके देखता हूं कि आप लोग घर पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह भी मैं कहता हूं कि अगर कोई प्रश्न मैं दूं मुख्य परीक्षा का, आप ना कर पाए, वीडियो में जो है जाकर के लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि मैं उस पर दोबारा से आपको चीजें डिटेल्स में बता सकूं। तो ये दरअसल आपके एग्जाम के लिए यूपीपीसीएस के लिए भी है करंट अफेयर्स और आपका यूपीपीसीएस आरओ एआरओ के लिए भी है। साथ ही साथ में अदर स्टेट और अदर वनडे एग्जाम के लिए भी आपका करंट अफेयर्स जो है रिलेवेंट होगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो टेंशन आपको नहीं लेना है। आपके जितने भी दोस्त तैयार होंगे, जो भी होंगे, आप लोग प्लीज अगर वो पीसीएस की तैयारी कर रहे होंगे तो उनको ये करंट अफेयर्स का वीडियो आप लोग शेयर करिएगा और कम से कम 15 दिन आप मेरा जो है वीडियो देख लीजिए। आप अपनी प्रोडक्टिविटी को खुद से देख पाएंगे कि आप कितने बेहतर स्थिति में हो गए हैं, क्योंकि यहां पर मैं आपको स्टैटिक डायनामिक पोर्शन दोनों करा देता हूं, साथ साथ में कौन कौन से एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं टास्क के माध्यम से भी करा देता हूं और अदर चीजों के माध्यम से भी मैं आपको करा देता हूं। खैर, आइए अब हम लोग बिना देरी के आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले डेली मैं आपको वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछता हूं जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना होता है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सिंपल सा और बहुत प्यारा सा प्रश्न पूछा था कि बताइए उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम जो आयु होती है वो कितनी होती है, जिसका बहुत ही सिंपल सा उत्तर है और इस पर मैंने डिटेल्स में उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पिछले वीडियो में कराया था। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए। सारी की सारी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। 7 मई से हमने वीडियो को स्टार्ट किया था करंट के और अभी तक जो है लगातार कंटिन्यू बेस में आपके वीडियोस आ रहे हैं। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है? 35 साल होती है, यानी कि 35 ईयर्स होती है। मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि दरअसल जितने भी संवैधानिक पद होते हैं, खासकर उनकी जो भी अहर्ताएं होती हैं इलेक्शन के लिए, ठीक है, चुनाव लड़ने के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ में जो भी संबंधित अनुच्छेद अर्थात जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए कि किस आर्टिकल के तहत इनकी नियुक्ति होती है, किस आर्टिकल के तहत इनको हटाया जा सकता है, और जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका पिछले वीडियो का हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आज के पहले प्रश्न पर जिसका उत्तर आपको देना है। बताइए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी कि ईपीआई, जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 अर्थात 2024 में भारत की रैंकिंग पूछा है कि बताइए जो है ईपीआई रैंकिंग 2024 में भारत की स्थिति क्या है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 172, ऑप्शन नंबर बी 175, ऑप्शन नंबर सी 176 एंड ऑप्शन नंबर डी आपका 180 यानी कि 180। सही उत्तर क्या होगा? फटाफट आप लोग इसका बताइए उत्तर। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ईपीआई। अब देखो एक बात, यहां पे मैंने आपसे कई बार कहा है कि जितने भी पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे होते हैं अगर वो चर्चा में रहते हैं तो वो आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। ध्यान रखिएगा। तो ये सेक्शन आपका किस में जाएगा? एनवायरमेंट में जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग रेडी कर लीजिएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 176 रैंक दरअसल अभी ईपीआई में है, यानी कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में रैंकिंग भारत की कितनी है? 176 है। देखिए व्याख्या देखते हैं हम लोग फटाफट। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 27.6 अंकों के साथ 180 देशों में 176 रैंक पर है। ध्यान रखिएगा,
अगर हम लोग बात करते हैं कि टॉप मोस्ट कंट्री कौन सी, अर्थात शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, तो शीर्ष स्थान पर है आपका एस्टोनिया। क्या है? एस्टोनिया है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि दरअसल जो जारी करता है इस इंडेक्स को, कौन जारी करता है, तो दरअसल ये येल विश्वविद्यालय के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र के द्वारा दरअसल ये जारी किया जाता है। आपको बता दूं कि जितने भी इंडेक्स होते हैं उस इंडेक्स को जारी करने वाली एजेंसी कौन होती है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अक्सर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि पर्टिकुलर जो अभी हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया है, सूचकांक जारी किया गया है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है। तो आपको ना सिर्फ रैंकिंग पता होना चाहिए बल्कि इसके साथ ही साथ में आपको जो है जारी करता जो एजेंसी है वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? फटाफट इसके आप लोग आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका 15 जून या फिर 15 मई या फिर 17 जून या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका 17 मई अर्थात 17 मई है। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात 17 जून को दरअसल विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए सॉरी। तो विश्व मगरमच्छ दिवस 17 जून को मनाया जाता है, ठीक है, पॉइंट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो दरअसल भारत के मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1975 अर्थात 1975 में दरअसल मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भारत में शुरू की गई थी, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहां पर शुरू की गई थी? तो 1975 में उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी, यह पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और प्रश्न यहां से एक और बन सकता है कि बताइए भितरकनिका जो आपका नेशनल पार्क है वो कहां पर अवस्थित है? आपको तुरंत उत्तर देना है, दरअसल ये उड़ीसा में अवस्थित है। तो आइए हम लोग फटाफट जो भितरकनिका नेशनल पार्क अर्थात राष्ट्रीय उद्यान है उसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ये यहां पर पार्क हो जाएगा, इसको पार्क लीजिए, नेशनल पार्क। ठीक है, यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ओके डन। यह खारे पानी के मगरमच्छ पाए जाते हैं, यानी कि यहां पर खारे पानी के जो मगरमच्छ होते हैं बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आपको एक बात बता दूं कि नेशनल पार्क जितने भी होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती हैं वो पता होनी चाहिए, बर्ड सेंचुरी जो भी होती हैं, यानी कि ये क्या होते हैं और दरअसल ये किस राज्य में अवस्थित होते हैं। इसके अलावा पर्टिकुलर नेशनल पार्क में कौन से प्रकार के जीव या जंतु पाए जाते हैं, किनकी बहुतायत मात्रा वहां पर प्रेजेंट होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर खारे पानी के मगरमच्छ जो है क्या होते हैं, बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। कहां पर? भितरकनिका जो है नेशनल पार्क में। ठीक है, इसके अलावा यह रामसर आर्द्रभूमि के रूप में भी जाना जाता है। अब रामसर आर्द्रभूमि के बारे में अगर बात करते हैं तो दरअसल रामसर जो है स्थल क्या होते हैं, रामसर कन्वेंशन जो था वो क्या था, आर्द्रभूमियां क्या होती हैं, क्या कुछ इसके फायदे होते हैं, ये आपको डिटेल्स में जो है जानकारी आपको होनी चाहिए। नहीं है तो प्लीज पढ़ लीजिएगा, हालांकि इस पर मैंने आपको डिटेल्स में वीडियो बना के बताया हुआ है कि दरअसल आर्द्रभूमियां क्या होती हैं, रामसर कन्वेंशन क्या होता है। रिवीजन का टास्क आपका है कि फटाफट गूगल करिएगा वीडियो के बाद, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, कॉपी पेन लेके बैठा करिए प्लीज आप लोग, जो मैं टास्क दिया करूं ना उसको तुरंत नोट कर लिया करो। कॉपी साथ में लेके बैठिए, टास्क नंबर फर्स्ट मैंने बोला उसको तुरंत नोट कर लीजिए कि वीडियो के बाद मुझे इसे पूरा करना है। 1 घंटा सवा घंटा आप दे दिया करिए मेरे चीजों को, आप देखिएगा कि आपको कितना ज्यादा बेनिफिट जो है इससे मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा, कुकरैल संरक्षित वन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, या पूछ लेता है कि बताइए कुकरैल कहां पर होता है। तो कुकरैल दरअसल कहां पर अवस्थित है, आपके उत्तर प्रदेश के लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है। और ये कई बार आपके एग्जाम में जीएस में पूछा गया है भाई, ठीक है, तो इसको जरा एक बार याद रखिएगा। तो यह लखनऊ में अवस्थित है। इसके अलावा यह मगरमच्छ, घड़ियाल और कछुए का अभ्यारण्य है। स्थापना वर्ष की अगर बात करते हैं तो 1978 अर्थात कुकरैल की दरअसल स्थापना 1978 में हुई थी, ये पॉइंट भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, हाल ही में फिच क्या है, ये एक रेटिंग एजेंसी है। तो हाल ही में फिच ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है। फिच की जो रेटिंग जो फिच रेटिंग एजेंसी है, इसके प्रश्न जो है आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप बताइए फटाफट कि अभी जो फिच ने जो है अनुमान व्यक्त किया है भारत के परिप्रेक्ष्य में, उसमें जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमानित है। तो
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 5% या बी 6.2% या फिर सी 7.2% या फिर ऑप्शन नंबर डी 8% यानी कि 8%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 7.2% अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर एक पॉइंट ध्यान देने योग्य है कि 7.2 जो जीडीपी जो है वृद्धि दर की बात की गई है फिच के द्वारा, यही 7.2 का अनुमान जो है दरअसल एक एजेंसी ने और व्यक्त किया था। वो एजेंसी कौन सी है मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान होगा तो दरअसल आरबीआई के द्वारा भी, किसके द्वारा, प्लस यहां पर आरबीआई के लीजिए यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी जो है 7.2 जो है वृद्धि दर व्यक्त की गई थी, अनुमानित व्यक्त की गई थी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हाल ही में देशों की आर्थिक स्थिति का आकलन करने वाली रेटिंग जो एजेंसी कौन सी है, फिच है। फिच ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, देखो ये ना ईयर याद रखना चाहिए कि किस ईयर के लिए अनुमान किया, पता चला पहले 2023 के लिए क्या किया था और आपको 2024 का 25 का डेटा याद हो, कंफ्यूजन नहीं रहना है, ठीक है। ये आपको ईयर याद रखना है। तो चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उपभोक्ता खर्च में सुधार, क्या उपभोक्ता खर्च में सुधार और निवेश में वृद्धि को देखते हुए पहले के अनुमान में संशोधन किया गया है। पहले अनुमान कुछ और था, अभी जो है फिच ने अनुमान और ठीक कर दिया है। इसके अलावा रिपोर्ट में जो वैश्विक वृद्धि दर है उसको 2.4% से बढ़ाकर 2.6% किया गया है। यह भी आपको एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब फिच के बारे में थोड़ा सा एक दो पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है फिच के बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछ ले। तो अगर हम इसकी स्थापना वर्ष की बात करते हैं कि फिच की स्थापना कब हुई थी, तो 1914 अर्थात 1914 में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक की बात करते हैं कि कौन से इसके संस्थापक हैं, तो जॉन नोल्स फिच इसके संस्थापक है और इन्हीं के नाम पर जो है ये फिच शब्द जो है फिच रेटिंग रखा गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम इसके हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय की बात करते हैं तो दरअसल इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क और साथ ही साथ में लंदन जो है में अवस्थित है, 2 जगहों पर अवस्थित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किसके द्वारा एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप को लॉन्च किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपका। पहला ऑप्शन आपका नीति आयोग, ठीक, इसके अलावा एनसीआरबी और इसके अलावा इसरो और इसके अलावा डी जो है क्या है, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात एनसीआरबी के द्वारा दरअसल एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप को लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। यहां पर जो ऑप्शन दिया गया आपका नीति आयोग, इसके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लेता है। प्लस नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री होते हैं, ये भी पता होगा आपको, ठीक है। इसके अलावा नीति आयोग के क्या कुछ प्रमुख कार्य होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी पीसीएस में या अदर स्टेट में नीति आयोग पर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ सकता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में इसरो की स्थापना और इसरो के अध्यक्ष कौन हैं ये आप लोग गूगल में सर्च करके नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इसकी व्याख्या की बात करते हैं। तो दरअसल हाल ही में एनसीआरबी के द्वारा एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज ऐप को लॉन्च किया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि दरअसल इस ऐप में होगा क्या। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हाल ही में क्या हुआ था कि जितने भी आपके आईपीसी सीआरपीसी वगैरह थे उनको हटा करके उनके जगह पर 3 नए कानून लाए गए थे और उन्हीं के बारे में डिटेल्स में जानकारी जो है लोगों को हो उसके लिए एक प्रॉपर एनसीआरबी ने एक ऐप को लॉन्च किया है। उस ऐप के माध्यम से आप जो है तीनों लॉज को, कौन कौन से, इस ऐप में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को संकलित किया गया है, यानी कि इनके बारे में आपको डिटेल्स में जानकारी यहां से मिल जाएगी ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना होने पाए, ठीक है। अब टास्क पहला आपका क्या है कि टास्क फर्स्ट ये है कि एनसीआरबी के बारे में आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा कि दरअसल एनसीआरबी क्या होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में कहां पर स्किन बैंक सुविधा केंद्र खोला गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका इंदौर, ऑप्शन नंबर बी आपका बरेली, ऑप्शन नंबर सी आपका नई दिल्ली या फिर ऑप्शन नंबर डी आपका भोपाल है। फटाफट बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो स्किन बैंक सुविधा जो केंद्र है वो दरअसल अभी नई दिल्ली में खोला गया है, जो आपका सेना अस्पताल होता है वहां पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्यों खोला गया है आइए इसके कुछ पॉइंट्स को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं।
तो नई दिल्ली स्थित सेना अस्पताल यानी कि अनुसंधान और रेफरल ने 18 जून 2024 को एक अत्याधुनिक स्किन बैंक सुविधा केंद्र खोलने की घोषणा की है। क्यों ऐसा हुआ है? यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित की जाने वाली अपनी पहले तरह की क्या है, सुविधा है। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि दरअसल ये क्यों खोला गया, इसका मोटो क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य सेना कर्मियों और उनके परिवारों को आंख से हुई गंभीर जलन और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों में क्रांति लाना है। यानी कि अगर कोई आंख से जल जाता है या कुछ भी ऐसी ट्रेजेडी होती है तो उसको जो भी स्किन संबंधी जो प्रॉब्लम होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है अपने आप में एक बहुत जो है बड़ी सुविधा यहां पर स्थापित की गई है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है सेना के लिए, सेना के जो भी परिवारजन होते हैं उनके लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सकुरा वन विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन किस देश में हो रहा है? बताना है आपको, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सकुरा विज्ञान कार्यक्रम कहां पर हो रहा है, यानी कि कहां पर आयोजित हो रहा है? आपका पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए जापान, बी रूस, सी ब्राजील और डी आपका अमेरिका है। फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सकुरा विज्ञान कार्यक्रम का आयोजन दरअसल कहां पर हो रहा है? जापान में हो रहा है। आइए इसके बारे में हम लोग 2-3 पॉइंट्स को देखते हैं। तो सकुरा जो विज्ञान कार्यक्रम है का आयोजन जापान में हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि भारत के 21 स्कूली छात्र इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अर्थात भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन जो है कब से कब तक होगा? 16 से लेकर के 22 जून 2024 के मध्य में संपन्न होगा। और अगर हम बात करते हैं कि दरअसल इस प्रोग्राम में भारत ने पहली बार कब पार्टिसिपेट किया था, अर्थात भारत ने पहली बार इसमें अपनी भागीदारी कब सुनिश्चित की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और जो है 2016, यानी कि भारत ने पहली बार अप्रैल 2016 में इस कार्यक्रम में भाग लिया था। हो सकता है आपके एग्जाम में कुछ ऐसा ही पूछ ले प्रश्न, ठीक है। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि छात्रों को जापान की अल्पकालिक यात्राओं के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसमें उन्हें जापान के अत्याधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ साथ इसकी संस्कृति का अनुभव करने का भी अवसर दिया जाता है या अवसर मिलता है। आपको मैं बता दूं कि जापान एक बहुत छोटा सा देश है, बावजूद इसके जापान टेक्नोलॉजीज के मामले में आपने बहुत ज्यादा क्या है डेवलप है। और आपको पता होगा कि जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो अपने आप में क्या कहते हैं, बहुत ही मजबूत भी होती है, बहुत ही सुदृढ़ भी होती है, ठीक है। और इसीलिए जो है जो अलग अलग कंट्रीज होती हैं वो जो है जापान की टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो अपने आप में, और अच्छा इसके अलावा आपको पता होगा कि जापान में अमेरिका के द्वारा नागासाकी और हिरोशिमा पर जो है परमाणु बम भी गिराया गया था। इसके बावजूद भी जापान ने अपने आप को मजबूत स्थिति में बनाए रखा और दिन प्रतिदिन जो है आगे बढ़ता रहा। और आज के समय में जापान एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ साथ में बहुत ही जो है टेक्नोलॉजीज के मामले में क्या है, बहुत ही मजबूत और स्ट्रॉन्ग स्थिति में बना हुआ है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा पॉइंट हम लोग जापान के बारे में देख लेते हैं, फटाफट रिविजन करते हैं इसका। तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। करेंसी कौन सी है? जापानी येन है। और प्रधानमंत्री कौन है? फूमियो किशिदा है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहां से प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में जापान के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया है। कई बार मैंने आपको बताया है कि भारतीय संविधान में जो अदर कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहां से क्या कुछ लिया गया है भारतीय संविधान में, वो आपको पता होना चाहिए। एक ना एक प्रश्न यहां से आपके बनते ही बनते हैं, तो इसको एक बार लिस्ट बना करके अपने टेबल पर, वॉल पर अपने चिपका लीजिए कि कौन कौन सी चीजें भारतीय संविधान में दूसरे संविधान से लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, कहां पर स्थित है? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका मध्य प्रदेश में, या फिर बी उत्तर प्रदेश में, या फिर सी बिहार में, या फिर आपका डी ऑप्शन असम है। बताइए गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात मध्य प्रदेश में गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि दरअसल यह चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि चीतों को बाहर से लाकर बसाने के लिए आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट चीता के तहत दरअसल क्या हुआ था कि जो है चीतों को कुनू नेशनल पार्क में जो है क्या किया गया था, शिफ्ट किया गया था। उसी के तहत जो है अब जो है गांधी सागर जो वन्यजीव अभयारण्य है वहां पर भी इनको जो है क्या कहते हैं, क्या किया जाएगा, इनको रखा जाएगा। यानी कि
प्रोजेक्ट चीता के तहत चीतों को ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो दरअसल प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत 17 सितंबर जो है 2022 यानी कि 17 सितंबर 2022 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ये फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग 2-3 पॉइंट्स दरअसल देख लेते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य के बारे में। तो गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य कहां पर अवस्थित है? ये दरअसल आपका कहां पर है, मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। और चंबल नदी इससे होकर बहती है। अक्सर आपके एग्जाम में जो है ये प्रश्न बनता है कि बताइए पर्टिकुलर नेशनल पार्क से या पर्टिकुलर अभयारण्य से कौन सी नदी होकर के बहती है, तो आपको ये जानकारी भी आपको संबंधित जो है नेशनल पार्क या अभयारण्य से होनी चाहिए। तो चंबल नदी इससे होकर बहती है। साथ ही साथ में जो आपका गांधी सागर बांध भी है, जो गांधी सागर बांध है वो भी आपका यहीं पर अवस्थित है। ये पॉइंट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बना है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं कि गंगा पर, चिनाब पर, सतलज पर या फिर यमुना पर। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि दरअसल दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो है कहां पर। तो अगर हम इसकी अवस्थिति की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे ऊंचा जो रेलवे पुल है वो दरअसल आपके सुंदर से, प्यारे से, बढ़िया से भारत देश में है। भारत के लिए क्या है, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एफिल टावर वगैरह की जो ऊंचाई है वो उससे कम ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अब आपको बताना है कि भाई ठीक है, भारत तो हो गया कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां पर है, भारत में है। लेकिन भारत में है तो कहां पर है और साथ ही साथ में किस नदी पर है, तो आइए देखते हैं। तो नदी कौन सी हो जाएगी, तो दरअसल ये चिनाब नदी पर बनाया गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में ये अवस्थित है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए फटाफट हम लोग व्याख्या के माध्यम से इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भारत में है जो कि चिनाब नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा। चर्चा में क्यों है ये, तो चर्चा में तो हालांकि इसलिए भी है क्योंकि ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, एक बात ये हो गई। दूसरा, लेटेस्ट में कभी क्यों चर्चाओं में है, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में स्थित इस ब्रिज पर रेलवे ने अपना पहला ट्रायल क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। ये बड़ी अपने आप में क्या अचीवमेंट है। अब थोड़ा सा हम लोग चिनाब नदी के बारे में कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं कि क्या कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है। तो दरअसल हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में चंद्रा और भागा नदियां मिलकर के चिनाब बनाती हैं, चिनाब नदी बनाती हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि बताइए चंद्रा और भागा नदियां मिलकर के निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती हैं, तो तुरंत आपको उत्तर देना है चिनाब नदी बनाते हैं, ठीक है। और चिनाब नदी को दरअसल चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछा भी है और आगे भी पॉसिबिलिटी है कि ये पूछ ले कि बताइए चंद्रभागा के नाम से निम्नलिखित में से किस नदी को जाना जाता है। तुरंत आपको उत्तर देना है चिनाब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आज का आपका पहला प्रश्न है, यानी कि इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो को शेयर भी कर दोगे, साथ ही साथ में आप इसका उत्तर भी जरूर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बताइए प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत कब हुई थी? 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 2019, बी 2020, सी 2022 या फिर डी आपका 2024। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, मैं नहीं बताऊंगा। इसका उत्तर दरअसल आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के ही देना है। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि आप इसका उत्तर जरूर देंगे। नहीं आता होगा तो अभी वीडियो में मैंने जस्ट बताया, इसको देख लीजिएगा या फिर तुरंत आप लोग जो है गूगल कर लीजिए, गूगल से सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं आज के मुख्य परीक्षा पर के प्रश्न पर, जिसका अभ्यास आपको घर पर बैठकर करना होता है। कोई दिक्कत आया करे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ लिया करिए कि सर जो आपने प्रश्न दिया था उसमें जो है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखें, तो मैं आपको फिर इंट्रोडक्शन के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है, कि पहला पॉइंट में इंट्रोडक्शन क्या होगा, ठीक है, फिर मेन बॉडी अर्थात जो मेन पॉइंट होगा वो क्या होगा और बाद में फिर कंक्लूजन क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपको बता दिया करूंगा अगर किसी प्रश्न में आपको लिखने में प्रॉब्लम आती है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि हीट वेव आपके एग्जाम के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीट वेव से प्रश्न आपके 3 जगह पर पूछ सकता है। एक तो पूछ लेगा कि एस्से लिखने के लिए आ सकता है हीट वेव पर, या फिर मेंस में आपके क्वेश्चन ही पूछ लेगा, या फिर आपके हो सकता है इंटरव्यू में भी आपसे पूछ ले कि हीट वेव क्या होता है, क्लाइमेट चेंज का इस पर क्या इंपैक्ट पड़ता है, कुछ भी पूछ सकता है कि गर्मी बढ़ने के क्या कारण है। तो आपको डिटेल्स में हीट वेव के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हालांकि हीट वेव के बारे में मैंने आपको आर्टिकल भी कराया था, ठीक है।
तो ये हो गया आज का अभ्यास प्रश्न जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है घर पर। अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक अंतिम बात मैं फिर से कह रहा हूं, इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, जिद ही जीत है। इस भाव के साथ, इस संकल्पना के साथ, इस व्रत के साथ आपको डेली जो है अपनी तैयारी करनी है। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।